Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the Hindu newspaper analysis for 3rd of December. Before that, if you want the PDF of this video, you can go to Telegram and search for IQ Tab official. आपको वहां पर इसकी PDF मिल जाएगी. Now before starting our news discussion, first let's try to find out कि आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट विल डील विद कि इंडिया के अंदर रिसेंटली फर्स्ट केस ऑफ ओमिक्रॉन पाया गया है इन कर्नाटका. ठीक है, हम इसको प्रॉपर्ली डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. नाउ सेकंड विल बी इसी से एक फॉलोअप न्यूज़ आता है कि इंसाकॉग नाम की जो बॉडी है जो कि कोविड के सारे जीनोम सीक्वेंसिंग करती है, उसने रिसेंटली सजेस्ट किया है कि एक वैक्सीन का बूस्टर शॉट लेना चाहिए हर एक पर्सन अबव 40. ठीक है, 40 से अबव वाले सारे पर्सन को एक बूस्टर शॉट लेना चाहिए. नो थर्ड इज कि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है श्रीलंका के अंदर. ठीक है, व्हाट आर द मेन रीजंस कि क्या क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स हो रही है वहां पर और हाउ इज इंडिया ट्राइंग टू हेल्प आउट श्रीलंका, इसके बारे में हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे. फोर्थ विल टॉक अबाउट यूएपीए, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. इसके बारे में हमने कल के न्यूज़पेपर में प्रॉपर्ली डिस्कस किया था. अगेन विल ट्राई टू डिस्कस इट आउट कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या जजमेंट दिया है. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट जीआरएपी, दैट इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान. ठीक है, ये दिल्ली एंड आसपास के एरियाज में जब भी एयर क्वालिटी खराब होती है तो उस टाइम इन मैकेनिज्म्स को इंप्लीमेंट करना होता है. बट सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स ऐसा देखा गया है कि जीआरएपी को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं दिल्ली गवर्नमेंट से. विल ट्राई टू फाइंड आउट ऑल द आंसर्स. And last we'll be talking about Zycov-D. Now this is a DNA based COVID vaccine जो कि रिसेंटली इंडिया के अंदर लॉन्च हो गया है. ठीक है, तो इसके बारे में हमें प्रॉपर्ली हम समझेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज दैट वी हैव टू डिस्कस. इट इज अबाउट ओमिक्रॉन हैज रीच्ड इंडिया. ठीक है, इंडिया के अंदर पहला केस मिला है ओमिक्रॉन का जो कि कर्नाटक के अंदर मिला है. टोटल 2 केसेस हैं जो कि कंफर्म्ड केसेस हैं. आउट ऑफ देम वन इज 66 ईयर ओल्ड एक पर्सन है जो कि साउथ अफ्रीका के नेशनल है, एंड द अदर वन इज फ्रॉम 46 एक 46 ईयर ओल्ड इंडियन डॉक्टर है जो कि एनेस्थेटिस्ट है जो कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं. नाउ ये दोनों केसेस जो है इंडिपेंडेंट केसेस हैं, दोनों अलग अलग जगहों पर पाए गए हैं. नाउ दिस पर्सन जो साउथ अफ्रीका नेशनल है उनका तो ट्रैवल हिस्ट्री पाया गया है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो इंडियन डॉक्टर है उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी. मतलब कहीं पर भी कोविड या किसी भी साउथ अफ्रीकन कंट्री से वो रिसेंटली ट्रैवल करके नहीं आए थे. इसलिए जो जीनोम सीक्वेंसिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनके लिए एक बहुत ही मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि जो बेंगलुरु के डॉक्टर हैं अगर उन्होंने कोई भी ट्रैवल नहीं किया है रिसेंटली किसी भी साउथ अफ्रीकन नेशन से, तो उनको ये पर्टिकुलर वेरिएंट कैसे आया है उनकी बॉडी के अंदर. ठीक है, तो वो ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड किया होगा जिसके अंदर कोई फॉरेन रिटर्नीज लोग आए होंगे और उनके कारण मतलब ओमिक्रॉन आ गया होगा. सो टेक्निकली व्हाट दे वांटेड टू से इज कि ऑल्दो हमारे अंदर सिर्फ 2 कोविड मतलब सिर्फ 2 ओमिक्रॉन के पॉजिटिव केसेस आए हैं, लेकिन हो सकता है कि और भी कुछ लोग हों जो कि इसके इस पर्टिकुलर वेरिएंट से इन्फेक्टेड हो, ऑल्दो उनके अंदर सिम्टम्स शो नहीं हो रहे बट दे माइट बी द कैरियर्स. ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है कि ऑल्दो 2 केसेस तो यहाँ पर कंफर्म हो गए हैं कि ओमिक्रॉन के हैं, लेकिन हो सकता है कि इसके अलावा और भी केसेस हों जिसके अंदर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं बट वो कैरियर्स की तरह काम कर रहे हैं. नो, इनके अंदर बोला गया है कि बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं, सो सिम्टम्स ज़्यादा बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं है. ठीक है, इसके अलावा दिस कंफर्मेशन हैज़ बीन डन बाई दैट इज इंसाकॉग बॉडी जो है वही इस चीज़ को उसने इस चीज़ को कंफर्म किया फाइनली कि 2 केसेस आ चुके हैं इंडिया के अंदर. ठीक है, देखिए ओमिक्रॉन को है डब्ल्यूएचओ ने रिसेंटली वेरिएंट ऑफ कंसर्न का वो दिया स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया है. एंड वे फॉरवर्ड क्या होगा हमारा, इसके बाद हमें क्या करने की जरूरत है, हमें जरूरत यह है कि जितने वैक्सीनेटेड पीपल हैं उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन दिलाना है. ऐसे लोग जिन्होंने भी एक भी डोज नहीं लिया उनको जल्दी से जल्दी फर्स्ट डोज दिलाना है, एंड जिन्होंने फर्स्ट डोज ले लिया है उनको जल्दी से जल्दी सेकंड डोज प्रोवाइड कराना जरूरी है. नाउ इसके अलावा जल्दी से जल्दी अपने डोजेस को कंप्लीट करके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना बहुत जरूरी है. व्हाट इज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे आप जानते होंगे सोशल डिस्टेंसिंग. ठीक है, उसके अलावा प्रॉपर हैंड वॉशिंग, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉशिंग, यूज ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजर, दीज आर ऑल कंसिडर टू बी द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कि कोविड से हमें बचने में हेल्प कर सकता है. इसके अलावा ना देखिए 2 केसेस तो हमारे यहाँ पे कंफर्म हुए हैं. इसके अलावा रिसेंटली एट रिस्क कंट्रीज जो है, देखिए मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो है वो एट रिस्क कंट्रीज का उसने एक लिस्ट निकाला है जिसके अंदर वो सारी कंट्रीज जो कि ऑलरेडी ओमिक्रॉन से अफेक्टेड है उनको एट रिस्क पर डाला हुआ है. तो यहाँ से एट रिस्क कंट्री से टोटल 6 लोग ऐसे आए हैं जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं. देखिए ऑल्दो पॉजिटिव तो है बट इनके अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट है कि नहीं इसका भी गारंटी नहीं है, तो इसलिए इनके सारे के सारे सैंपल्स को भी रिसेंटली इंसाकॉग के पास भेज दिया गया है. लेट्स अवेट द रिजल्ट्स. फिलहाल अभी तक हमारे पास सिर्फ 2 ही मतलब पॉजिटिव केसेस है जो कि ओमिक्रॉन से अफेक्टेड है, बाकी सब डेल्टा वेरिएंट से अफेक्टेड है. ठीक है, आई होप आपको ये पर्टिकुलर समझ आ गया होगा. इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है कि वैक्सीन का बूस्टर शॉट्स के बारे में बात की गई है. नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. देखिए हमें ऐसा पता है कि जीनोम जो कंसोर्टियम है बॉडी है इंसाकॉग, उसने रिसेंटली देखिए उसने एक एडवाइस दिया है, रिसेंटली एडवाइस दिया है जिसमें वो रिकमेंड कर रहा है कि एक बूस्टर डोज देना चाहिए, फिर जिससे 2 डोज तो अभी तक मिलते हैं तो 3rd डोज मिलना चाहिए ऐसे सारे के सारे पर्सन में हुआ अबव 40, मतलब 40 से ऊपर सारे के सारे पर्सन में देयर शुड बी अ मैकेनिज्म ऑफ 3rd डोज. अब आपको ये चीज़ समझना है कि कोई भी वैक्सीनेशन के ऊपर कोई भी डिसीजन जो लेता है या फिर एक एडवाइजरी बॉडी जो कि वैक्सीनेशन के ऊपर है वो है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन
ऑन इम्यूनाइजेशन, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ये सारे के सारे डिसीजंस लेती है कि इम्यूनाइजेशन कैसे करना है, वैक्सीनेशन कैसे करना है। इंसाकॉग जो है वो सिर्फ जीनोम सिक्वेंसिंग करती है, इट इज़ नॉट एडवाइज्ड बॉडी, बट उसके बावजूद इंसाकॉग ने रिसेंटली एडवाइस किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दिस मैटर इज ऑफ अ ग्रेव कंसर्न। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया के अंदर बूस्टर डोज की बात की गई है। इससे पहले इंडिया के अंदर कभी बूस्टर डोज की बात नहीं की गई थी। अभी तक ऐसा लग रहा था, सारे सारे एक्सपर्ट्स यही बोल रहे थे कि जो 2 डोज हमने लिए हैं कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड के, मतलब किसी के भी, दे आर सफिशिएंट। बट ऐसा अभी पाया गया है कि पहली बार इंसाकॉग ने सामने से आकर बूस्टर डोज के लिए अपील किया है कि बूस्टर डोज लेना चाहिए ना। ये भी सजेस्ट किया गया है बिकॉज देखिए लो लेवल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर पा रहा है कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। जो भी 2 डोज ले रहे हैं उनके अंदर जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है बहुत ही लो लेवल की हो रही है, मतलब लो मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में हो रही है। और इसके कारण क्या हुआ, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो इजीली उसको सरपास कर पा रहा है और वो री इन्फेक्शन के केसेस बढ़ जा रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसको ऑलरेडी कोविड हो भी चुका है, ठीक है, टेक्निकली उसकी बॉडी में दोबारा कोविड नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जो मेमोरी सेल्स है, टी सेल्स बन जाती है, मेमोरी सेल्स बन जाती है। उसके कारण क्या होता है, अगर सेम पर्टिकुलर वायरस दोबारा आने की कोशिश करता है तो उसको रोक देता है, ठीक है, एंट्री नहीं देता है। बट द पॉइंट इज हमारी बॉडी के अंदर कोविड के अगेंस्ट इतनी कम एंटीबॉडीज बनी है कि अगर ओमिक्रॉन हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता भी है तो हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। द रिस्क जो है वो रिड्यूस नहीं हो रही है, रिस्क उतनी की उतनी ही है अभी भी, ठीक है। तो इसलिए री इन्फेक्शन के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं ओमिक्रॉन के केसेस में। नाउ इंडिया के अंदर कुछ स्टडीज की गई हैं जिसके अंदर ये पाया गया है कि रियल वर्ल्ड इफेक्टिवनेस जो है, मतलब कि जो देखिए ऑन पेपर इफेक्टिवनेस तो कोविशील्ड का बताता है कि 63% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सारे के सारे सिम्टम्स से, और 85% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डिजीज से। मतलब अगर मॉडरेट या सिवियर डिजीज हो जाए तो उसके अगेंस्ट 85% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन जब रियल वर्ल्ड इफेक्टिवनेस चेक किया गया, मतलब जितने लोग जिन्होंने ये वैक्सीन लिया है उसके बावजूद जो लोग बीमार पड़ रहे हैं उनको चेक किया गया, तो कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड दोनों की केसेस में पाया गया कि ये बहुत कम है। इट इज मच लोअर देन द रिपोर्टेड इन क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स में देखिए ये केसेस बताए गए हैं 63% एंड 85%, बट रियल वर्ल्ड में से बहुत कम है। और यहाँ तक कि जो एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हो रही हैं दे टेंड टू रिड्यूस ओवर टाइम, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाती हैं। इसके कारण क्या होता है, ओमिक्रॉन को या फिर किसी भी न्यू वेरिएंट को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ताकि वो इन्फेक्शन फिर से वो कॉज कर सकता है। इसके अलावा द एविडेंस ऑल्सो शोज दैट द बूस्टर डोज जो है वो आगे जाकर हो सकता है री इन्फेक्शन को मतलब कम कर देगा, ठीक है, कि जो बूस्टर डोज है वो आगे जाकर री इन्फेक्शन को कम कर सकता है। नाउ यूएसए एंड यूके ये 2 ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने बूस्टर डोज को रिसेंटली अप्रूव कर दिया है सारे के सारे अडल्ट्स के लिए, ठीक है। एंड जो भी फर्स्ट और सेकंड डोज के अंदर 3 महीने का लगभग वो है गैपिंग है, उसके बाद 6 महीने के बाद आप थर्ड डोज यानी कि बूस्टर डोज ले सकते हैं, ऐसा यूएसए और यूके के एडवाइजरी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट विल हैव टू टॉक अबाउट श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इकोनॉमिक क्राइसिस है क्या। नाउ 31 अगस्त 2021 को श्रीलंका ने एक इकोनॉमिक इमरजेंसी यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस डिक्लेयर किया था, जिसमें उसने बोला था कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम प्रॉपर्ली फूड इंपोर्ट कर सके, ठीक है। तो दिस वाज इन अगस्त 2021। नाउ इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ये फर्स्ट एशियन सेंट्रल बैंक बन गया जिसने अपने पॉलिसी रेट्स को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया आफ्टर कोविड पैंडेमिक। नाउ समझते हैं कि पॉलिसी रेट्स को इंक्रीज करने का मतलब क्या है। अगर आप देखेंगे कि कोविड के कारण क्या हुआ था, सारी की सारी इकोनॉमी जो थी वो डाउन हो गई थी, ठीक है। अगर इकोनॉमी डाउन हुई थी, लोगों के पास, पीपल के पास पैसा कम था, राइट, लोगों के पास पैसा कम था तो डिमांड कम था, डिमांड कम था तो सप्लाई कम था, ठीक है, तो सप्लाई कम था। ये चीज़ आपको समझ आ गया। डिमांड एंड सप्लाई डायरेक्टली एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। नाउ द पॉइंट इज कि लोगों के हाथ में पैसा देना जरूरी था, तो ज़्यादातर कंट्रीज ने क्या किया, कोविड के बाद अपने पॉलिसी रेट्स को कम कर दिए, ठीक है। तो पॉलिसी रेट्स का मतलब क्या है कि लोन का रेट जो है, लोन का जो इंटरेस्ट है ये सब कम कर दिया। तो लोन का जब इंटरेस्ट कम हो गया तो लोगों ने वो लोन लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, बिकॉज उनको कम पैसा वापस करने का बदले में कम पैसा वापस करना पड़ेगा, तो उन्होंने लोन लेना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों के हाथ में पैसा आया, लोगों ने डिमांड क्रिएट किया, फिर से सप्लाई इंक्रीज हुआ और इसके कारण क्या हुआ, फिर से इकोनॉमी बेटर हो गई। सो ऐसा नॉर्मली काम कर रही थी, ऐसा नॉर्मल इकोनॉमीज काम कर रही थी। बट श्रीलंका का क्राइसिस इतना बुरा था, मतलब श्रीलंका के पास इतना भी पैसा नहीं था उनके बैंक्स में या फिर उनके इकोनॉमी में इतना पैसा भी नहीं बचा था कि वो इस चीज़ को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर सके। और उसके कारण क्या हुआ, उन्होंने अपने पॉलिसी रेट्स को उल्टा इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब अगर पहले लोन जो 10% पे मिल रहे थे अब उसको इंक्रीज करके 12% या फिर 14%, 15% ऐसे करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण जो लोग जिनको पैसा चाहिए भी था या फिर ऐसे बिजनेसमैन जिनको पैसा चाहिए भी था इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए, उनके पास पैसा लेने का कोई मैकेनिज्म नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज उन्हें पता था कि अगर मैं आज पैसा लूंगा तो आगे जाकर मुझे ज़्यादा पैसा लौटाना पड़ेगा, बिकॉज हायर इंटरेस्ट रेट पे वो लोन ले रहे थे, ठीक है। उसी कारण क्या हुआ, धीरे धीरे करेंसी डेप्रिसिएशन वगैरह स्टार्ट हो गई। जो श्रीलंका की जो करेंसी लगातार उसकी वैल्यू लगातार डाउन होने स्टार्ट हो गई, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे।
इसके अलावा देखिए एक और सेक्टर है टूरिज्म सेक्टर, जो कि श्रीलंका के लिए बहुत बड़ा पैसे लेकर आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे लेकर आता है। लेकिन 2019 में जैसे आपको याद होगा ईस्टर संडे संडे अटैक हुआ था, जो कि एक चर्च है वहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। उसके कारण क्या हुआ, टूरिज्म लगातार सफर कर रहा है और अभी तक फिर से टूरिज्म का जो प्री कोविड लेवल पैंडेमिक जो प्री पैंडेमिक लेवल का जो लेवल था वो अभी तक अचीव नहीं हो पाया है। इसमें अगर आप देखेंगे 2019 से पहले श्रीलंका के अंदर $3.6 बिलियन का इंडस्ट्री था टूरिज्म, लेकिन ईस्टर अटैक के बाद क्या हुआ, अराउंड $0.7 बिलियन का रह गया, ठीक है। और इसके बाद फिर ये तो ऑलरेडी मतलब इतना सफर कर चुका था, उसके बाद फिर कोविड आ गया, कोविड के कारण सारे के सारे टूरिज्म ऑलमोस्ट बंद हो गया, उसके कारण इट फेल टू अराउंड $0.7 बिलियन। इसके बाद अगर आप एफडीआई की बात करेंगे, एफडीआई भी लगभग हाफ होनी स्टार्ट हो गई है, जितना पैसा आता था श्रीलंका के अंदर उसको वो भी हाफ हो गया है, फ्रॉम $1.2 बिलियन टू अराउंड $670 मिलियन, ठीक है। कहाँ $1.2 बिलियन आया करते थे और ये कम होकर $670 मिलियन पे रह गया सिर्फ, ठीक है, इसी सेम पीरियड के अंदर। नाउ इसी कारण इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका के अंदर बहुत ज़्यादा डीपन हो गया। श्रीलंका की अगर लिक्विडिटी सिचुएशन की बात करें, लिक्विडिटी सिचुएशन का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर अभी कितना पैसा है, मतलब कितना पैसा है जो भी लोगों के हाथों में है, वो उसके कारण क्या हुआ, डेट डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम उसके श्रीलंका की पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करें, पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो का मतलब होता है, पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है, डेट का मतलब होता है कितना उधार लिया, जीडीपी का मतलब होता है कितना उन्होंने टोटल चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग की एक पर्टिकुलर ईयर में। तो इट वॉज अराउंड 109% इन 2020। इसका मतलब क्या है कि अगर जीडीपी 100 रुपए थे, मान लीजिए अगर टोटल उन्होंने 100 रुपीज़ का अगर उन्होंने टोटल सामान प्रोड्यूस किया, तो उनको बदले में 109 रुपए जो थे, जो उनका उधार चल रहा था ऑलरेडी, जो उन्हें वापस करना था। इसका मतलब समझ रहे हैं, जितना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज्यादा तो उनका उधार चल रहा है, मतलब उससे ज्यादा उनको वापस करना पड़ेगा। तो टेक्निकली बहुत ज्यादा फायदा वो कर नहीं रहे हैं ना। 109 रुपए का उधार मतलब वापस करने के लिए, चुकाने के लिए, दे विल हैव टू स्पेंड या फिर दे विल हैव टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 200, राइट। अगर 200 रुपये प्रोड्यूस करेंगे तभी तो वो इजीली 109 रुपये का उधार चुका पाएंगे। बट द पॉइंट इज वो टोटल जितना भी मतलब वो कर पा रहे हैं, जितना भी मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा उनका उधार चल रहा है ऑलरेडी 2020 के अंदर। इसके अलावा उनका अगर ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स की बात करें, मतलब कितने पैसों की उन्हें जरूरत है, तो इट इज़ अराउंड 18% ऑफ जीडीपी वो लॉस में चल रहे हैं। मतलब जितना जीडीपी उनका हो रहा है उससे भी 18% कम ही उनके पास पैसा है, मतलब उससे भी कम है। जितना वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उतना पैसा भी वो जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण क्या हुआ है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होनी शुरू हो गई है श्रीलंका के इकोनॉमिक लेवल पे। इसके अलावा देखिए 2021 में श्रीलंका ने डिसाइड किया कि हम अपना कुछ लोन्स चुकता कर देते हैं, मतलब कुछ लोन्स वापस कर देते हैं। इसलिए उन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने कोई मतलब जो भी लोन लिया था उसका उन्होंने सॉवरेन बॉन्ड सेटलमेंट कर दिया, मतलब जो उन्होंने सॉवरेन बॉन्ड्स वगैरह लिए थे उनको सेटल कर दिया, कुछ पैसे वापस कर दिए, अराउंड $1 बिलियन उन्होंने वापस कर दिए। और ये पैसे वापस करने के बाद ये जो पैसे मतलब जो उधारी चल रही थी वो और ज़्यादा मतलब जो उनका जो टोटल रिजर्व्स थे उनके, मतलब देखिए जो उन्होंने अपने पैसे वापस कर दिए, पैसे वापस किए तो ऑल्दो लोन तो कम हो गया, लेकिन जो उनके खुद के पास जो रिजर्व्स थे वो लगातार कम होने शुरू हो गए और वो कम हो गए अराउंड $2.8 बिलियन से, मतलब कम आ गए। मतलब जितना भी उनके पास अराउंड $3.8 बिलियन का उनके पास होगा, ठीक है, रिजर्व, वो कम होकर अराउंड $2.8 बिलियन के आसपास रह गया। दैट इज इक्विवेलेंट टू अराउंड 1.8 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट्स, यानी कि इतने पैसों से वो सिर्फ 2 महीने के आसपास में का इंपोर्ट ले सकते हैं। मतलब अगर उनके सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाए तो सिर्फ 2 महीने तक वो सामान खरीद कर खा सकते हैं, लोगों को खिला सकते हैं, मतलब इतना कम पैसा उनके पास आ गया है। इसके अलावा अगर उनका एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करें, इसका मतलब है कि टोटल जीडीपी जितनी है उसके बेसिस पे, उसके मतलब उसके प्रपोर्शन में कितना उन्होंने डेट ले रखा है, मतलब कितना उधारी ले रखा है। तो 2020 में इट इज अराउंड 62%, मतलब 62% से ज़्यादा टोटल जीडीपी से जो है उन्होंने उधार में ले रखा है। एंड इट इज प्रीडोमिनेंटली ओन्ड बाई पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट ने ही ज़्यादातर उधार ले रखा है, प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे ज़्यादा रोल नहीं है। मोर देन $2.7 बिलियन ऑफ फॉरेन करेंसी डेट विल बी ड्यू इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। और ऐसा अंदाजा लगा रहा है कि जिस तरीके से अगर पैसा वापस नहीं किया गया जल्दी जल्दी श्रीलंका की मतलब ओर से, तो क्या होगा, अगले 2 सालों के अंदर ये जो डेट है मतलब उधारी है, इट विल इंक्रीज टू अराउंड $2.7 बिलियन। मतलब ये उधारी लगातार इंक्रीज होता ही जाएगा। अगर 2019 जून की बात करें तो चाइना ने जो देखिए श्रीलंका से जो लोन लिया था वो अराउंड 15% है ऑफ द टोटल एक्सटर्नल डेट, मतलब जितने भी कंट्री से उन्होंने लोन लिया है उसका 15% उन्होंने सिर्फ चाइना से ले रखा है। अब सोचिए, चाइना जो है लार्जेस्ट बायलैटरल क्रेडिटर है टू श्रीलंका, मतलब सबसे ज्यादा जो पैसा देता है श्रीलंका को वो चाइना बन गया है। उसके कारण क्या हुआ देखिए, अब वो जब श्रीलंका पैसा वापस नहीं कर पाया तो 2017 में श्रीलंका को अपना एक हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो चाइना को देना पड़ गया फॉर 99 ईयर लीज, ठीक है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने के लिए चाइना को उनको एक पोर्ट देना पड़ेगा। दैट इज व्हाट चाइना वांट्स।
नो, आपको समझना होगा, चाइना यहाँ पर पैसे वापस लेने का उसका कोई इंटेंशन ही नहीं था। चाइना वॉज कि हम उससे पैसे देंगे श्रीलंका को, हम उनका सब कुछ डेवलप कर देंगे, पोर्ट डेवलप कर देंगे, एंड हम उनका डेट इतना ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे दैट दे विल नॉट बी एबल टू रीपे अस, ठीक है। तो वो वापस रीपे नहीं कर पाएंगे, और रीपे नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, बदले में हमें फिर किसी और तरीके से पे करना पड़ेगा, एंड बदले में हम कोई पोर्ट या फिर एयरपोर्ट वगैरह कुछ ले लेंगे। तो आप जैसा जानते हैं कि हम्बनटोटा पोर्ट चाइना ने ले लिया था श्रीलंका से फॉर 100 ईयर्स, यानी कि 99 ईयर के लीज के लिए ले लिया था। इसके अलावा देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं इंडिया और श्रीलंका के बारे में कि क्या एग्जैक्टली इंडिया कर सकता है और क्या इंडिया कर रहा है। देखिए, इंडिया की एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत इंडिया बोलता है कि जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं, हम सबसे पहले उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, बाद में हम कहीं और जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, रिसेंटली श्रीलंका ने अपने 2020 के अंदर अपना खुद का एक न्यू पॉलिसी बनाया है जिसका नाम रखा है इंडिया फर्स्ट, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, श्रीलंका ने एक न्यू पॉलिसी बनाई है जिसका नेम रखा है इंडिया फर्स्ट। तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी जो है श्रीलंका की है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और श्रीलंका की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी दोनों आपस में रेजोनेट करती है। रेजोनेट करती है इसका मतलब है, इंडिया देखिए नेबरहुड के तहत सबसे पहले श्रीलंका से बात करना चाहेगा, मतलब अमंग अदर कंट्रीज श्रीलंका से भी बात करना चाहेगा, और श्रीलंका अपने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के हिसाब से इंडिया से बात करना चाहेगा। तो दोनों तरफ से जो है मतलब अग्रीमेंट बराबर का हो जाएगा, तो क्या होगा, दोनों इजीली बात कर पाएंगे। अब इंडिया की बात करें, इंडिया जो है श्रीलंका का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। इसका मतलब क्या है, श्रीलंका जितना भी सामान इधर उधर एक्सपोर्ट करता है जितने कंट्रीज में, सब थर्ड लार्जेस्ट जो सबसे ज्यादा करता है वो इंडिया के अंदर करता है आफ्टर यूएसए एंड यूके। मतलब श्रीलंका सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है यूएसए में करता है, उसके बाद यूके में करता है, एंड थर्ड नंबर पे वो इंडिया में करता है। इसके अलावा मोर देन 60% जो इंडिया जो इंपोर्ट करता है श्रीलंका से, यानी कि जो श्रीलंका एक्सपोर्ट कर पाता है इंडिया को, उसके अंदर इंडिया ने श्रीलंका को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बेनिफिट दे रखा है। मतलब उसके अंदर टैरिफ वगैरह बहुत कम लगाए हुए हैं। मतलब एक सामान अगर श्रीलंका के अंदर मान लीजिए 10 रुपए का बनता है, ठीक है, तो अगर उसके ऊपर टैरिफ लग जाए तो वो इंक्रीज करके इंडिया उसको 20 रुपए कर सकती है, जिसके कारण क्या होगा, 20 रुपए का सामान हो जाएगा तो कोई खरीदेगा नहीं उसको, और उसके कारण क्या होगा, इसकी मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो जाएगी। लेकिन जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो उसके अंदर क्या होता है, 10 रुपए का सामान को 11 या 12 रुपए पर ही बिकने दिया जाता है, हल्का फल्का जो भी इंपोर्ट ड्यूटी है उसको लगाने के बाद, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इंडिया ने सोची 2000 से साइन कर रखा है श्रीलंका के साथ, जिसके कारण रिलेशन इंडिया हमेशा अपनी तरफ से बेटर करना चाहता है, स्पेशली इन इकोनॉमिक फील्ड, ठीक है, पैसों के फील्ड में हमेशा इंडिया ने श्रीलंका को काफी अच्छा मार्केट वगैरह प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अलावा इंडिया इज ऑल्सो मेजर इन्वेस्टर इन श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका के अंदर इन्वेस्ट भी करता है, और इंडिया ने बहुत सारे डेवलपमेंट पार्टनरशिप वगैरह कर रखी है श्रीलंका के साथ, जो कि डिमांड ड्रिवन है। मतलब जैसे श्रीलंका के अंदर डिमांड है, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया बनाने की कोशिश करता है। जैसे कि सोशल लेवल पे बहुत सारे बनाता है, जैसे एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, हाउसिंग के लिए, क्लीन वाटर के लिए, सैनिटेशन के लिए, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए श्रीलंका के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने किए हैं। अगर एफडीआई की बात करें, एफडीआई इंडिया जो है अराउंड $1.7 बिलियन का एफडीआई ऑलरेडी भेज चुका है बिटवीन द लास्ट अराउंड 15 सालों के बीच में। लगभग $1.7 बिलियन का जो एफडीआई है इंडिया भेज चुका है अपनी तरफ से, जो कि डिफरेंट फील्ड्स में है, जैसे कि रिटेल पेट्रोलियम के फील्ड में, होटल्स एंड टूरिज्म के फील्ड में, रियल एस्टेट में, मैन्युफैक्चरिंग में, और इसके अलावा टेलीकॉम, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सब फील्ड्स में इंडिया ने श्रीलंका के अंदर काफ़ी ज़्यादा एफडीआई भेज रखे हैं। लेकिन इसके बावजूद देखिए, इतना कुछ करने के बावजूद द रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज दैट नॉट एट स्पीक, मतलब बहुत अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। नाउ उस प्रॉब्लम जो है रिसेंटली कुछ साल पहले अराइज होनी स्टार्ट हुई है, जब चाइना इस पर्टिकुलर दोनों कंट्री के बीच में आना शुरू हो गया। अब रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज इंडिया और श्रीलंका रिसेंटली मीट होती है। जो श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर वो इंडिया आए थे, उन्होंने मीट की थी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से, ठीक है, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से, और उन्होंने बातचीत की जहां पर एक फाइनल अप्रोच जो आया, मतलब फाइनल जो रिजल्ट आया उसके तहत बुलाया कि इंडिया ने 4 प्रोंग्ड अप्रोच के लिए मान गया है, ठीक है। श्रीलंका के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए टोटल 4 प्रोंग्ड अप्रोच, यानी कि 4 पिलर इनिशिएटिव को यूज किया जाएगा। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज अबाउट लाइंस ऑफ क्रेडिट, यानी कि इंडिया श्रीलंका को लाइंस ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करेगा इन द फील्ड ऑफ फूड, मेडिसिन एंड फ्यूल परचेज, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गया होगा कि लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह प्रोवाइड करेगा ताकि श्रीलंका फूड खरीद सके, मेडिसिन खरीद सके एंड फ्यूल खरीद सके। सेकंड, इंडिया और श्रीलंका आपस में जाकर करेंसी स्वैप अग्रीमेंट साइन करेंगे, ताकि जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है श्रीलंका के अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है कि इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट, या फिर जितना कंट्री के पास टोटल पैसा है और बदले में कितना उनका उधारी पैसा है, मतलब कितना उधार पैसा है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है। उस चीज को मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया और श्रीलंका जो है रिसेंटली करेंसी स्वैप अग्रीमेंट साइन करने वाले हैं।
थर्ड थर्ड इज कि एक ट्रिंको ऑयल फॉर्म्स है जो कि श्रीलंका के अंदर है, ठीक है। बहुत सालों से इंडिया जो है उसको परस्यू करना चाहता है, मतलब उस चीज़ को डेवलप करना चाहता है, और उसके लिए एक अर्ली मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई है, जहां पर श्रीलंका अलाउ करेगा इंडिया को कि आप जल्दी से जल्दी जाकर वहां पे मॉडर्नाइजेशन का काम स्टार्ट कर दो, ठीक है, ताकि इंडिया इस चीज़ को डेवलप करेगा ट्रिंको ऑयल फॉर्म्स को। एंड फोर्थ इज कि श्रीलंका ने कमिटमेंट दी है कि इंडियन इन्वेस्टमेंट को अलग अलग सेक्टर्स के अंदर फैसिलिटेट किया जाएगा, मतलब हेल्प किया जाएगा, ताकि इंडिया जो है श्रीलंका के अंदर आके डिफरेंट जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर सके, डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर चीज जो रिसेंट है वो समझ आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद जो मिनिस्टर्स अभी आए थे रिसेंटली, उन्होंने ये भी अग्री किया है कि हम एक ओपन डायरेक्ट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन रखेंगे। ओपन डायरेक्ट लाइंस का मतलब है, देखिए अभी तक जो बातचीत होती है वो हमेशा बैक चैनल्स के थ्रू होती है, ठीक है, कि लेकिन अभी क्या है, ओपन डायरेक्ट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की बात की गई है, जहां पर दोनों मिनिस्टर्स लगातार रेगुलर और डायरेक्ट कंट्रोल कांटेक्ट के अंदर रहेंगे, ताकि ये जो इनिशिएटिव्स, जो 4 चीजें डिसाइड की गई हैं, उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जा सके। इसके अलावा अगर इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो बहुत सारे नंबर ऑफ डिफरेंसेस रहे हैं यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज के बीच में, स्पेशली इन इकोनॉमिक इश्यूज लास्ट 2 ईयर्स में बहुत इंक्रीज हो गए हैं। स्पेशली जब जो राजपाक्से गवर्नमेंट थे, यानी कि जो श्रीलंका के जिस टाइम प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया था, चाइनीज कंपनी को फेवर करना स्टार्ट कर दिया था ऑन प्रोजेक्ट्स जो कि इंडिया बना रही थी ऑलरेडी। इंडिया बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रही थी, लेकिन इंडिया से लेकर वो प्रोजेक्ट्स जो चाइना को दे दिया था श्रीलंका ने, ठीक है, इसीलिए प्रॉब्लम्स अराइज होनी स्टार्ट हो गई थी। उसके अलावा एक प्रॉब्लम और बड़ी थी कि जो न्यू प्रेसिडेंट आए थे मिस्टर गोटाबाया, ठीक है, उन्होंने कैंसिल कर दिया था एक एमओयू, जो कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जहां पर इंडिया और जापान जो है दोनों साथ में मिलकर श्रीलंका के अंदर एक ईस्ट कोस्ट टर्मिनल का प्रोजेक्ट है उसको बना रहे थे, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया था और वो चाइना को दे दिया था। लेकिन बाद में जब इंडिया को वेस्ट कोस्ट टर्मिनल का प्रोजेक्ट मिल गया, तो उसके बाद ये जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हुआ, ठीक है। तो आई होप आप समझ सकते हैं श्रीलंका के साथ जो प्रॉब्लम्स थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, एंड उसको हम रिजॉल्व करने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। नाउ द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज अबाउट यूएपी, ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। इट इज अबाउट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसके बारे में हमने कल के न्यूज़पेपर डिस्कशन में प्रॉपर्ली बात की थी, अगर आप चाहे तो उस पर्टिकुलर वीडियो को प्रॉपर्ली देख सकते हैं। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कुछ चीजें कही हैं। फर्स्ट चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, इट इज दैट कि पुटिंग अ पर्सन अक्यूज्ड अंडर द यूएपीए एक्ट बिहाइंड बार्स फॉर एन अनड्यूली लॉन्ग टाइम विद नो प्रोग्रेस इन द ट्रायल या फिर अपील प्रोसेस इज अ वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर यूएपीए के अंदर, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर अरेस्ट किया जाता है, यूएपीए किस चीज से रिलेटेड है, टेररिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में गिरफ्तार किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, और अगर उसको लंबे टाइम तक जेल के अंदर रखा जाता है, और ना ही उसका आप वो कर रहे हो, ना ही उसके ट्रायल को आप कंप्लीट कर रहे हो, और ना ही उस चीज़ को इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है, ना ही उस ट्रायल को फास्ट किया जा रहा है, तो क्या होता है, उस पर्सन का फंडामेंटल राइट जो है वो लगातार वायलेट होता रहता है, और साथ ही साथ जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वो लगातार डाउन होता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोली है। यहाँ पर देखिए कुछ लोगों की जब किसी पर्सन को टेररिस्ट के रूप में गिरफ्तार किया जाएगा, तो ऑब्वियसली कुछ पीरियड के लिए, सम पीरियड के लिए तो उसको पर्सनल लिबर्टी जो होगी उसको मतलब रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो अनड्यूली लॉन्ग हो, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक उसकी आप फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। या तो आप उसको टेररिस्ट प्रूव करो, ठीक है, और उसको जेल में डालो, या फिर अगर वो निर्दोष है तो उसको छोड़ दो एंड लेट हिम हैव हिज लाइफ। ये रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। नाउ वंस इट इज नोन दैट द टाइमली ट्रायल इज नॉट पॉसिबल, देखिए बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर ऐसा पता होता है कि अभी रिसेंटली कुछ सालों में इसका केस का मतलब रिजल्ट नहीं आ पाएगा। जैसे देखिए अभी रिसेंटली कोविड आ गया है, ठीक है, इससे पहले 2 साल से लगातार कोविड चल रहा है, उसके कारण बहुत सारे कोर्ट हैं जो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं। उसके कारण ये कहा गया है कि जब पता हो कि टाइमली ट्रायल पॉसिबल नहीं है, और जो अक्यूज्ड है यानी कि जिसके ऊपर दोष लगाया गया है वो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ इनकार्नेशन सह चुका है, मतलब बहुत देर से ऑलरेडी जेल में है, तो ये कोर्ट का धर्म बनता है, ये कोर्ट के मतलब कोर्ट को ऑब्लाइज करना चाहिए और उस पर्सन को बेल पे रिलीज कर देना चाहिए, ताकि वो जाकर अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सके, ठीक है। और उसके बाद उसका मतलब केस चलते रहने दो, बट उसको बेल पे रिलीज कर दो। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी नोट किया है दैट द केसेस इन्वेस्टिगेटेड बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नाउ एनआईए आपको ध्यान रखना है, टेररिज्म से रिलेटेड सारे के सारे जितने भी मेन पावर्स हैं वो सब एनआईए के पास हैं। तो वही बोल रहा है कि एनआईए अगर कोई भी पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो इट शुड बी ट्राइड ऑन अ डे टू डे बेसिस, ठीक है। आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि आज के केस को आप 100 दिन के बाद फिर से उठा रहे हो, आपको डे टू डे बेसिस पर करना होगा, और बाकी जितने भी केसेस होंगे उनके ऊपर कोर्ट के अंदर एनआईए केसेस को प्रायोरिटी दी जाएगी।
ठीक है। सो ताकि यूएपी के अंदर जितने भी अंडर ट्रायल्स हैं उनको ज़्यादा दिनों तक इनडेफिनेटली उनको जेल में ना रखा जाए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये जीआरएपी जो है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली जीआरएपी है क्या। नाउ 2016 में एक एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था, ठीक है। उसके अंदर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था कि जो नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि एनसीआर ऑफ दिल्ली है, उसके आसपास जब एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तो उसको उससे फाइट करने के लिए एक प्लान बनाना जरूरी है, जिसका नाम रखा था ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ठीक है, ताकि कुछ मैकेनिज्म्स को प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा सके जब भी एयर क्वालिटी जो है या तो देखिए मॉडरेट में चली जाए, पुअर में चली जाए, वेरी पुअर में चली जाए, फिर सीवियर में चली जाए। ये 2016 में किया गया था, लेकिन इसके बावजूद बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रोग्रेस नहीं हुआ एंड फाइनली एयर क्वालिटी कभी कभी इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उसको आप सीवियर के अंदर भी नहीं डाल सकते थे, सीवियर से भी बाहर जाने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एक नया कैटेगरी उसके अंदर ऐड किया, सीवियर प्लस, या फिर उसको इमरजेंसी कैटेगरी बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कुछ न्यू मैकेनिज्म जो थे, जो हार्ड मैकेनिज्म थे, ठीक है, उसको स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म थे, उनको इंप्लीमेंट करने को बोला गया। फाइनली 2017 में यानी कि द नेक्स्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने इस चीज को नोटिफाई कर दिया दैट दिस पर्टिकुलर प्लान इज नाउ इन प्लेस। नो, ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेजर है, यानी कि देखिए जीआरएपी हमेशा काम नहीं करता है, ये सिर्फ तभी काम करता है जब एयर क्वालिटी लगातार खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। द प्लान इज इंक्रीमेंटल, बहुत इंपॉर्टेंट है इन नेचर। ये लगातार इंक्रीज होता रहता है, मतलब जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे प्लान की जो स्ट्रिक्टनेस है वो और ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। ना इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम ये है कि जितने भी PM 10 या फिर PM 2.5 है उसको मॉडरेट कैटेगरी से बाहर नहीं जाने देना है, ठीक है, और जो एयर क्वालिटी है उसको पुअर या फिर वेरी पुअर कैटेगरी से बाहर नहीं जाना है, सिवियर तक उसको पहुंचने नहीं देना है, ठीक है। ये इसका मेन एम है। 2020 तक क्या हुआ था, इस पर्टिकुलर प्लान को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बॉडी बनाई थी जिसका नाम था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है, ईपीसीए, उसको प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो ईपीसीए था वो प्रॉपर्ली सही से काम नहीं कर पा रहा था, उस कारण उसको ईपीसीए को डिसॉल्व कर दिया और एक न्यू बॉडी बना दी जिसका नाम रखा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो कि 2020 के अंदर ही बनाया गया था, ठीक है। आई होप आप देख रहे हैं 2020 के अंदर ही ईपीसीए बनाया गया था और 2020 के अंदर ही ईपीसीए को डिसॉल्व कर दिया गया और 2020 के अंदर ही एक न्यू बॉडी बनाई गई दैट इज कॉल्ड एज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। इसको कुछ स्टैच्यूरी पावर्स दिए गए और बोला गया कि आपको प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करना है और ओवरसी करना है सारे के सारे प्रॉब्लम्स और एफर्ट्स जो लगाए जा रहे हैं एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, और अगर नहीं लगाए जा रहे हैं तो आपको उसको पनिशमेंट करने की भी परमिशन है। नाउ ये जो बॉडी है, ये जो जीआरएपी एक्शन प्लान है, ये टोटल 5 स्टेट्स के लिए काम करती है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड वेस्टर्न यूपी, ठीक है। इन 5 स्टेट्स के लिए काम करती है, सिर्फ कहीं और पे जीआरएपी काम नहीं करती, आपको ध्यान रखना है। जीआरएपी इज नॉट अ नेशनल लेवल इनिशिएटिव, ये सिर्फ इन 5 स्टेट्स के लिए ही काम करती है। ना अगर आप यहाँ पे जीआरएपी के बारे में देखेंगे तो दीज आर द कैटेगरीज। देखिए, जब हवा बिल्कुल 0 से 50 के अंदर हो दैट इज कॉल्ड एज गुड, देन कम्स सेटिस्फैक्टरी। अगर हवा 100 से बाहर निकल जाए दैट इज कॉल्ड एज मॉडरेट, मतलब मॉडरेट में चला गया है। एंड 200 से 300 के बीच में पुअर लेवल, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 200 से 300 के बीच में हो दैट इज कॉल्ड एज पुअर। 300 से 400 के बीच में वेरी पुअर, 400 से 500 के बीच में सिवियर, और 500 से प्लस अगर आ जाए दैट इज कॉल्ड एज सिवियर प्लस, या फिर जिसके बारे में हमने बात किया इमरजेंसी कैटेगरी। नाउ ये हर एक कैटेगरी के अंदर क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे उसके बारे में बताया गया है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, आपको इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए, बट कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए, जैसे अगर गुड या सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे है तो आप इजी कुछ मेथड्स ले सकते हो ताकि आप इसी मतलब सेटिस्फैक्ट्री को मॉडरेट तक ना पहुंचने दो। इसके लिए आप कुछ मैकेनिज्म्स ले सकते हो, जैसे कि गार्बेज बर्निंग के ऊपर आप टोटल बैन लगा सकते हो। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन गार्बेज बर्निंग करता है उसके ऊपर आप हैवी फाइन्स वगैरह भी लगा सकते हो, ये भी दिल्ली गवर्नमेंट को और आसपास की गवर्नमेंट को परमिशन दी गई है। इसके अलावा जितने भी वहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह होंगे उन सबको आप पॉल्यूशन को रेगुलेशन करने के लिए इन्फोर्समेंट का मतलब पावर दे सकते हो, ठीक है। आप उसको बोल सकते हो कि आपकी जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर से इससे ज़्यादा मतलब धुआं नहीं निकलना चाहिए, फिर स्मोक नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा जितने भी पॉल्यूटिंग व्हीकल्स है उसको आप रोक सकते हो, रोकने के लिए कुछ लॉ वगैरह बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा डस्ट को कंट्रोल करने के मैकेनिज्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डस्ट इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स जिसके कारण दिल्ली के एरिया के आसपास में बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी खराब हो जाती है। एंड फाइनली ऐश जो पाउंड्स हैं उसको हर दूसरे दिन जो है उसको पानी, उसके ऊपर पानी डालना है ताकि ऐश जो है मतलब राख जो है वो हवा में ना उड़े और उसके कारण एयर क्वालिटी खराब ना हो, ठीक है। ऐसे ही हर एक जितने भी मैकेनिज्म है सबके लिए अपने अपने हैं। आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना है कि अगर सीवियर प्लस हो जाए, जैसे अगर इमरजेंसी कैटेगरी में पहुंच जाए तो हमें क्या क्या करना होता है। फर्स्ट इज कि जितने भी ट्रक्स हैं, ठीक है, जो हैवी ट्रक्स होते हैं उनकी मूवमेंट दिल्ली के अंदर बंद कर देनी है, ठीक है, टोटल एंट्री बंद कर देनी है ट्रक्स की।
इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उसको पूरी तरीके से बंद कर देना है। यहाँ पर देखिए, हम अगर पुअर है तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर सीवियर प्लस में अगर एयर क्वालिटी पहुंच जाए तो उसको हम पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं। थर्ड इज ऑड इवन स्कीम चला सकते हैं, जहां पर एक गाड़ी, यहाँ पर जैसे दो गाड़ियां हैं, ठीक है, उसके नंबर प्लेट्स के ऊपर जो भी लास्ट में नंबर होगा उससे डिसाइड होगा कि वो पर्टिकुलर गाड़ी ऑड है या इवन है। अगर ऑड नंबर है उसके लास्ट में तो दैट विल बी ऑड गाड़ी, ठीक है, और अगर लास्ट में इवन नंबर है दैट विल बी इवन व्हीकल, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डे फिक्स कर देंगे जिस दिन सिर्फ ऑड गाड़ियां मतलब चल सकती हैं और अगले दिन सिर्फ इवन गाड़ियां चल सकती हैं। आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। एंड फाइनली, अगर सीवियर प्लस कैटेगरी में पहुंच जाए तो स्कूल्स को पूरी तरीके से शट डाउन किया जा सकता है, ठीक है, फॉर सम डेज, जब तक एयर क्वालिटी फिर से इंप्रूव ना हो जाए, ठीक है। आई होप आपको ये सारे मैकेनिज्म प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे जीआरएपी के। नाउ अगर हम रिसेंट न्यूज़ के बारे में बात करें, देखिए जैसा हमने बात किया दिसंबर 2016 में जीआरएपी को लाया गया था, इसे शॉर्ट टर्म रिलीफ की तरह लाया गया था। 2017 में फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने इस चीज़ को नोटिफाई किया और बोला कि एक इवॉल्विंग प्लान है। इवॉल्विंग प्लान का मतलब है कि लगातार खुद से सीखेगा ये, ठीक है। अगर आज हम एक प्रॉपर मैकेनिज्म बना रहे हैं, आगे जाकर अगर वो मैकेनिज्म काम नहीं किया तो हम उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, कुछ न्यू मैकेनिज्म्स लाएंगे, ऐसे ऐसे। ये एक इवॉल्विंग प्लान है जो लगातार अपने आप से सीखने की कोशिश करेगा। बट द पॉइंट इज कि जब से वो सीवियर प्लस कैटेगरी बना है उसके बाद से कोई और चेंजेस हुए ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है, कोई अपडेशन नहीं हुआ है, ठीक है। और यहां तक कि जब वो पर्टिकुलर एयर क्वालिटी 500 प्लस हो भी जाती है, यानी कि सीवियर प्लस यानी कि इमरजेंसी कैटेगरी में पहुंच जाती है, इसके बावजूद भी बहुत बार देखा गया है जो जीआरएपी है उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है डिस्पाइट हाई पॉल्यूशन, ठीक है। देखिए नवंबर 2021 में, यानी कि लास्ट मंथ, अभी जब दीपावली आया था उसके बाद अगले 10 दिनों के अंदर 8 दिन ऐसे थे जब एयर क्वालिटी थी दैट वाज इन सीवियर कैटेगरी, ठीक है, वो सीवियर कैटेगरी के अंदर था, लेकिन इसके बावजूद जीआरएपी के जो भी एक्शन प्लान्स थे उनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। सो दैट वाज अ बेटर मतलब कंसर्न की बात थी ये। और इसके अलावा रिसेंटली, यानी कि कल, अगर ये स्टडी की बात करें तो 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट से पूछा है कि इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन होने के बावजूद आप स्कूल्स को अभी तक बंद क्यों नहीं कर रहे हैं। एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट वॉज कि हम स्कूल्स को फ्राइडे से बंद कर देंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट यही बात बोल रहा है कि आप प्रॉब्लम्स को होने का वेट क्यों कर रहे हैं। मतलब व्हेन द एयर क्वालिटी खराब हो जाएगी, जब एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी उसके बाद आप कोई चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे, या फिर उससे बेटर है कि अगर आप एयर क्वालिटी को खराब होने से पहले ही रोक लें। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप एक ऐसा न्यू मैकेनिज्म बनाइए जहां पर आप एंटिसिपेट कर पाए किसी भी अगर एयर क्वालिटी कल या फिर परसों किसी भी दिन खराब हो सकती है, तो उसके मैकेनिज्म, उसके लिए जो एक्शंस वगैरह हैं उसको आज ही लिए जा सके। आपको कल के लिए वेट नहीं करना है। आपको इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द एयर क्वालिटी टू बिकम वर्स, यू शुड टेक एक्शन बिफोर हैंड, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए स्कूल को बंद पहले करने की बात क्यों कर रहे हैं। अगर एयर क्वालिटी खराब होने से पहले स्कूल बंद होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनको डायरेक्टली ओवरऑल ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उनकी इंक्रीज नहीं होंगे। सेकंड बात, देखिए जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं दे यूज़ डिफरेंट मैकेनिज्म्स, लाइक दे यूज़ बाइक, ठीक है, प्लस उनकी जो स्कूल वैन्स वगैरह होती हैं, ठीक है। एंड अगर बहुतों के पेरेंट्स वगैरह उनको छोड़ने जाते हैं तो उसके लिए कार्स, बसेस, इनका यूज़ करते हैं। नाउ द मोर बच्चे जितने ज़्यादा बच्चे स्कूल जाएंगे उतनी ज़्यादा ये गाड़ियाँ ऑन ग्राउंड आएंगी, ठीक है, वो रोड्स पे आएंगी, उसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी और स्मोक आएगा जो एयर में आएगा और एयर क्वालिटी लगातार खराब होती जाएगी। इसीलिए इन मैकेनिज्म्स को लगाने की बात की गई है, लगातार इसको बढ़ाने की बात की गई है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट इज ज़ाइकॉफ डी, ठीक है। नाउ देखिए ज़ाइकॉफ डी के बारे में आपको समझना है कि टोटल 7 स्टेट्स में रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, यूपी एंड वेस्ट बंगाल, इन 7 स्टेट्स में रिसेंटली ज़ाइकॉफ डी को लॉन्च किया गया है। अगर आपको याद होगा तो ज़ाइकॉफ डी को ऑलरेडी जो हमारे डीजीसीए है, ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने पहले ही इसको अप्रूव कर दिया था। दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट डीएनए वैक्सीन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है अभी तक जितने भी वैक्सीन हमारे पास थे वो सारे के सारे आरएनए बेस्ड वैक्सीन थे, ठीक है, और या फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन थे, लेकिन ये पहला वैक्सीन है जो कि डीएनए बेस्ड वैक्सीन है और इसको भी इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल गया है। आपको ध्यान रखना है कि दिस इज अ 3 डोज वैक्सीन। ज़ाइकॉफ डी जो है वो 3 डोज का वैक्सीन है जिसकी टोटल जो इफेक्टिवनेस है दैट इज अराउंड 66% के आसपास में। नाउ इंडिया की बात करें, इंडिया अभी 3 टोटल वैक्सीन को यूज कर रहा है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5। इन तीनों को मिलाकर इंडिया ऑलरेडी 5.7 बिलियन से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कर चुका है, मतलब इतने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन जो है दे चुका है। नाउ इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डीएनए वैक्सीन जो है काम कैसे करती है, हाउ डज दिस वैक्सीन वर्क्स। देखिए जो डीएनए और आरएनए हैं दोनों ही बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहे जाते हैं, ठीक है। ये दोनों ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेकर कैरी करते हैं और पेरेंट्स से चिल्ड्रन की तरफ मतलब ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। सो डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेनेटिक ट्रांसफर। नाउ
जैसा बाकी वैक्सीन जो होते हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, आरएनए वैक्सीन, सेम उसी तरह डीएनए वैक्सीन का भी एक ही काम होता है, वो हमारी बॉडी को सिखाता है कि कैसे इम्यून सिस्टम, मतलब वो हमारी बॉडी को एक ऐसा मैकेनिज्म देता है, एक ऐसा चीज़ देता है जिसके बदले में हमारी बॉडी जो है इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है और जो रियल वायरस होता है उससे फाइट करती है। ठीक है, देखिए ज़ाइकोव डी जो है वो भी डीएनए के छोटे छोटे रिंग्स को यूज़ करता है, जिसे प्लाज्मिड्स बोलते हैं। ठीक है, उनको यूज़ करता है और कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके जाता है साथ में। और स्किन, देखिए स्किन के दो टोटल 3 लेयर होते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड लेयर होता है ना, उसके बीच में ये इस वैक्सीन को दिया जाता है। आपको ये बहुत ही ध्यान से देखना है कि इन वैक्सीन को सेल के अंदर नहीं दिया जाता है। ठीक है, दे आर गिवन इन बिटवीन स्किन के जो 2 लेयर्स हैं उसके बीच में दिया जाता है। अब देखिए जो प्लाज्मिड्स यानी कि जो डीएनए है, दे कैरी इन्फॉर्मेशन टू द सेल्स। ये यहाँ से स्किन पे जाने के बाद वो सेल तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि आपको स्पाइक प्रोटीन्स बनाने हैं। तो अगर आपको ध्यान होगा, स्पाइक प्रोटीन वो प्रोटीन है जो कि कोविड के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए एक्चुअल कोविड को लेकर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए एक इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली स्पाइक प्रोटीन बने और उससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे। ठीक है, आपको आई होप समझ आ गया होगा। देखिए ज़्यादातर जो कोविड-19 वैक्सीन है वो ऐसे ही काम करती है कि वो बॉडी को इंस्ट्रक्शंस वगैरह प्रोवाइड करती है कि आप स्पाइक प्रोटीन का एक फ्रेगमेंट बनाओ, मतलब छोटा सा स्पाइक प्रोटीन बनाओ, ताकि आपकी बॉडी जो है उस चीज़ को समझ सके और उसके अगेंस्ट अपना इम्यून रिस्पॉन्स रेडी कर सके। ठीक है, सो दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क्स। नाउ समझते हैं कि ये पर्टिकुलर वैक्सीन जो ज़ाइकोव डी है वो डिफरेंट क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि वर्ल्ड का पहला ह्यूमन डीएनए वैक्सीन है जो कि कोविड के अगेंस्ट बनाया गया है। ठीक है, ये वर्ल्ड का है, सिर्फ नॉट ओनली ऑफ इंडिया, ये वर्ल्ड का, ठीक है, फर्स्ट वैक्सीन है। नाउ देयर आर नंबर ऑफ डीएनए वैक्सीन जो कि यूएसए के अंदर ऑलरेडी अप्रूव किए जा चुके हैं, बट वो एनिमल्स के लिए अप्रूव किए गए हैं, ह्यूमंस के लिए अप्रूव नहीं किए गए हैं, इंक्लूडिंग अ वैक्सीन फॉर अ डिजीज इन हॉर्सेस। ठीक है, इसके अलावा अगर डॉग्स को स्किन कैंसर हो जाए तो उसके लिए भी जो वैक्सीन है दैट इज ऑल्सो डीएनए बेस्ड वैक्सीन, बट इसके ह्यूमंस के अंदर कोई भी डीएनए वैक्सीन अभी तक नहीं बना है। बनाने की कोशिश की जा रही है यूएसए के अंदर ही 160 से ज़्यादा ऐसे डीएनए वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है जहां पर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन मोस्ट आर डिवोटेड टू ट्रीटिंग एग्जिस्टिंग जैसे कैंसर्स, एचआईवी, इन सब डिजीज को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। अभी तक कोविड से रिलेटेड कोई भी डीएनए वैक्सीन नहीं बनाया गया था। तो ज़ाइकोव डी जो है, इसके अलावा इट इज ऑल्सो इंडियाज फर्स्ट नीडल फ्री कोविड-19 जैब। देखिए इसके अंदर सिरिंज वाला जो वो होता है, ठीक है, मतलब जो सिरिंज वाला वैक्सीन है वो ऐसा नहीं होता है। देखिए इसको बनाने के लिए इसे एक इंजेक्टर के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। नाउ दिस इज हाउ इंजेक्टर वर्क्स। ठीक है, इसके अंदर जो शॉट्स होते हैं उसको डाला जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है। नाउ इसके अंदर जो वैक्सीन है यानी कि ज़ाइकोव डी होगा, उस वैक्सीन जो आप ये ग्रीन पोर्शन देख पा रहे हैं, इस ग्रीन पोर्शन के अंदर उस वैक्सीन को डाल दिया जाएगा। उसके बाद इंजेक्टर को लोड यानी कि इसको देखिए बंद कर दिया जाएगा तो इंजेक्टर लोड हो जाएगा और फाइनली आप सिंपली इजीली किसी पर्सन को इंजेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कैसे इंजेक्टर काम करता है। नाउ देखते हैं डीएनए वैक्सीन बनाने का एडवांटेज क्या है, क्यों हम इस बात पे क्यों हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि रिसेंटली डीएनए वैक्सीन बनाया गया है। पॉइंट इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए वैक्सीन जो है बहुत ही चीप है, सस्ता है, सेफ है एंड स्टेबल है। ठीक है, कंपेयर टू जो आरएनए वैक्सीन है। इसके अलावा इट कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड एट हायर टेम्परेचर ऑफ 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको स्टोर कर सकते हैं। जो बाकी आरएनए वैक्सीन है या फिर जो बाकी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है उसको आपको -40 डिग्री तक स्टोर करना पड़ता है। इसके अलावा जिस कंपनी ने इसको बनाया है उसका नाम है कैडिला हेल्थ केयर, उन्होंने ये भी क्लेम किया है दैट द वैक्सीन हैड शोन गुड स्टेबिलिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीनों तक भी अगर उस वैक्सीन को छोड़ दे तो भी वो 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, अराउंड रूम टेम्परेचर पे भी वो प्रॉपर्ली नॉर्मल रह सकता है। ठीक है, उसने अपना अच्छा खासा स्टेबिलिटी शो किया है। इसके कारण इसको आप कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो और इजीली लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर भी कर सकते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमें डीएनए सिर्फ आज के लिए नहीं चाहिए, हमें वैक्सीन सिर्फ आज के लिए नहीं चाहिए। अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फिर से आ गई, कोविड वैक्सीन अगर फिर से थर्ड वेव अगर आ गया तो उसके लिए हमें पहले से ही वैक्सीन स्टोर करके रखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे वैक्सीन हैं जिसको आप लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें ऐसे वैक्सीन की बहुत ज़रूरत है जिसको हम कुछ टाइम के लिए भी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए स्टोर कर सके, ताकि अगर बाई चांस अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आ गए तो हम उनसे फाइट कर सके। ठीक है, आई होप आपको डीएनए वैक्सीन का जो मेन एडवांटेज है वो समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि डीएनए वैक्सीन का ड्रॉबैक क्या है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अभी तक कोई भी ह्यूमंस के अंदर डीएनए वैक्सीन काम नहीं करता है, सारे के सारे फेल हो गए हैं। ऑल्दो दे वर्क वेल इन एनिमल्स, लेकिन एनिमल्स में अच्छा काम करते हैं, बट ह्यूमंस में सेम लेवल ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए चैलेंज ये है कि अगर किसी तरीके से हम जो डीएनए वैक्सीन के अंदर जो मेन डीएनए है उसको अगर हम ह्यूमन के सेल तक पहुंचा दें, जैसा हमने बात की, वो सिर्फ स्किन तक ही रहता है, वो सेल पे सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सेल तक सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो सेल तक वो खुद डीएनए नहीं पहुंच पाता है। अगर किसी तरीके से हम इस डीएनए को ह्यूमन सेल तक पहुंचा दे तो वो और ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, देखिए ऑलरेडी ये स्किन के अंदर है तब ये 3 महीनों तक का आपको स्टोरेज मतलब प्रोवाइड कर सकता है। सोचिए अगर ये मतलब हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंच जाएगा तो ये लॉन्ग टर्म तक हमारी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर पाएगा।
इसके अलावा जो प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है, इट हैव आल्सो बीन ट्राइड इन द पास्ट, बहुत बार कोशिश की गई इसको बनाने की, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट प्लाज्मिड डीएनए इनटू द न्यूक्लियस ऑफ अ ह्यूमन सेल। हमारे ह्यूमन का जो न्यूक्लियस है वो किसी भी एक्स्ट्रा चीज को हम अपनी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देता है और उसको रिपल कर देता है। इसी कारण जो एक फॉरेन डीएनए है वो कभी भी एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर घुस नहीं पाती है, स्पेशली इन एडल्ट्स। जब एक सेल पूरी तरीके से मेच्योर हो चुका होता है उसके बाद तो वो किसी भी फॉरेन सब्सटेंसेस को या फिर फॉरेन डीएनए को अपनी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देता है। now, अगर हम mRNA वैक्सीन की बात करें, जो बहुत सारे कोविड वैक्सीन mRNA वैक्सीन पे बनाए गए हैं, जहां पर मैसेंजर आरएनए को यूज किया जाता है, वहां पर प्रोटीन्स बनाने के लिए देखिए यहां पर न्यूक्लियस तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं होती है। अगर वो सिंपल ब्लड या स्किन तक ही पहुंच जाए तो ही वो अच्छा खासा एफिशिएंसी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उसका ओवरऑल जो लॉन्गर लास्टर इम्यूनिटी है वो बहुत लंबा नहीं प्रोवाइड करता है। अगर हम डीएनए वैक्सीन बना सके तो हम उससे भी बेटर इम्यूनिटी लेवल ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अब देखिए हम कुछ कोविड 19 वैक्सीन को बात करते हैं। जाई कोविड डी के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, जो बाकी कोविड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है फाइजर। फाइजर के अंदर देखिए 2 डोज है, जैसा हमने देखा जाई कोविड के अंदर टोटल 3 डोजेस थे। ठीक है, टोटल 3 डोजेस देने पड़ेंगे, तो फाइजर के अंदर टोटल 2 डोजेस देने पड़ते हैं। और इसको स्टोर अगर करना है तो जैसे हमने अभी देखा था अराउंड -80 डिग्री सेल्सियस से अराउंड -60 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, और बहुत लंबे टाइम तक आप स्टोर नहीं कर सकते हो। अगर आप इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर पर करोगे तो आप 6 महीने तक स्टोर कर पाओगे, लेकिन अगर आपने उसको नॉर्मल 2 डिग्री या फिर 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में लिया है तो आप 5 दिन से ज्यादा उसको स्टोर नहीं कर पाओगे, यानी कि वो 5 दिनों के बाद वो वैक्सीन इनएफिशिएंट हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है यहाँ पर। और जो जाइकोविड डी है वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस पे ही 3 महीने तक आप उसको स्टोर कर सकते हो। नाउ इसके अलावा मॉडर्ना जो सेकंड वैक्सीन है उसके लिए अंदर भी 2 डोजेस हैं, और इसको भी देखिए अगर आपको 6 महीने तक स्टोर करना है तो आपको -25 से -15 डिग्री सेल्सियस तक उसको स्टोर करना पड़ेगा। और अगर आपने इसको नॉर्मल 2 से 8 डिग्री पे लिया है तो आप सिर्फ उसको 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप सिर्फ 1 महीने का स्टॉक अपने पास रख सकते हो। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की बात करें, अगेन 2 डोजेस में मिलेंगे, और अगर इसके अंदर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो अराउंड 6 महीने तक हम इस चीज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो 2 वैक्सीन थे यानी कि फाइजर और मॉडर्ना, दोनों ही आरएनए बेस्ड वैक्सीन थे, यानी कि इसमें आरएनए को यूज किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने के लिए। नाउ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, स्पुतनिक 5 और जॉनसन जॉनसन, ये तीनों ही जो है वायरल वेक्टर को यूज करते हैं, यानी कि जो डीएनए जो कोविड का जो वायरल वेक्टर है उसको यूज करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को पैदा करने के लिए। अगर आप देखेंगे स्पुतनिक 5 के भी 2 डोजेस हैं और जॉनसन की टोटल 1 डोज है, मतलब सिर्फ एक ही डोज में काम हो जाता है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे स्पुतनिक 5 को अगर स्टोर करना हो तो लिक्विड फॉर्म में अगर स्टोर करना हो तो इसको अराउंड -18 डिग्री पे स्टोर करना होता है। अगर ड्राई फॉर्म में करना हो तो उसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक टिकता नहीं है। जॉनसन जॉनसन की बात करें, अगर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको स्टोर करते हैं तो इट इज अराउंड 3 मंथ्स का सिर्फ स्टोरेज प्रोवाइड करता है। अगेन माइंड यू, अगर जाइकस कोविड की बात करें तो अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर पे वो 3 महीने तक आपको स्टोरेज प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, आपको वहां पर स्पेशल मैकेनिज्म्स, स्पेशल कोल्ड स्टोरेज का इंफ्रा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको सिंपली रूम टेम्परेचर पर रख सकते हो। इसके अलावा देखिए टोटल 3 ऐसे वैक्सीन हैं जो कि इनएक्टिवेटेड वायरस को यूज करते हैं। इनएक्टिवेटेड वायरस का मतलब है जो भी वायरस है उसको वीक कर देते हैं। ठीक है, मतलब मार देते हैं, उसके बाद ही उसको यूज करते हैं। देखिए कोरोना वैक जो कि चाइना ने बनाया है, साइनोफॉर्म चाइना ने बनाया है, और कोवैक्सीन जो कि इंडिया ने बनाया है, ये 3 वैक्सीन है। तीनों के ही 2-2 डोजेस हैं। ठीक है, 2 डोज है, 2 डोज है, और तीनों को आप 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फाइनली एक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन भी बनाया गया जो जिसका नाम है नोवावैक्स। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके भी टोटल 2 डोजेस हैं और इसको भी आपने 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में स्टोर कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि एग्जैक्टली हम क्यों डीएनए बेस्ड जो वैक्सीन है उसको हम क्यों इतना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए वो 25 डिग्री सेल्सियस पे 3 महीने तक आपको स्टोरेज प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी फॉर इट्स स्टोरेज वगैरह के लिए, आपको कोल्ड स्टोरेज वगैरह लाने की जरूरत नहीं होगी। आप सिंपली उसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ सकते हो और वो 3 महीने तक वो बिल्कुल नॉर्मल काम करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। जो जो हमने आज पढ़ा है उसको हम प्रॉपर्ली रिवीजन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट INSACOG studies the genomic variation of COVID. ठीक है, the second question is that the National Technical Advisory Group on Immunization is the body responsible for all decisions on vaccination in India. The third question is कि India is Sri Lanka's largest export destination. Fourth is जो UAPA है उसके cases they are highest in Uttar Pradesh in India. Fifth is under GRAP schools can be shut under severe air quality index. नेक्स्ट इज Zykov D जो है इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट आरएनए बेस्ड वैक्सीन। एंड फाइनल क्वेश्चन इज कि कोवैक्सीन यूजेस इनएक्टिवेटेड वायरस टू ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चन जिसके आंसर आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं। इसके आंसर आपको कल की वीडियो क्लास में बताएंगे। नाउ जो कल के क्वेश्चन थे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट द पैसेंजर्स हु आर ट्रैवलिंग फ्रॉम नॉट एट रिस्क कंट्रीज डोंट नीड टू प्रोवाइड आरटीपीसीआर। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सिर्फ उन्हीं कंट्रीज और सिर्फ उन्हीं पैसेंजर्स को आरटीपीसीआर प्रोवाइड करना है जो कि एट रिस्क कंट्रीज से आ रही हैं। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो डिसाइड करेगी कि ये कंट्रीज एट रिस्क
रिस्क पे हैं, सिर्फ उनसे ही आपको, अगर आप वहाँ से आएंगे तो आपको आरटीपीसीआर प्रोवाइड करना पड़ेगा, बट अगर आप नॉट एट रिस्क कंट्री से आएंगे तो आपको आरटीपीसीआर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। सेकंड इज दैट द जीएसटी कलेक्शन ऑफ नवंबर 2021 इज द सेकंड हाईएस्ट एवर कलेक्टेड सिंस 2017। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। जब 2017 में जीएसटी जब लॉन्च हुआ था उसके बाद ये सेकंड हाईएस्ट एवर कलेक्टेड है। थर्ड इज देयर इज अ यूनिफॉर्म वैट रेट ऑन पेट्रोल एंड डीजल अक्रॉस स्टेट्स एंड यूटीज इन इंडिया। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यूनिफॉर्म नहीं है, हर एक स्टेट जो है अपना खुद का वैट डिसाइड करती है। फोर्थ इज दैट द गिफ्ट सिटी इज इंडियाज ओनली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर प्रेजेंट है, गांधीनगर के पास में। ये इंडिया की ओनली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। नेक्स्ट इज दैट बुधा पीकॉक इज अ पीकॉक स्पीसीज फाउंड इन केरला। जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, कल हमने बात किया था इसके बारे में। बुधा पीकॉक की टाइप का बटरफ्लाई का स्पीसीज है, इट इज नॉट अ स्पीसीज ऑफ पीकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इलेक्ट्रोक्यूशन इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ अमंग एलिफेंट्स अदर देन द नेचुरल रीजंस। जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कल हमने देखा था कि 70% से ज्यादा जो केसेस जो डेथ हुई है एलिफेंट्स की अदर देन द नेचुरल रीजंस, that has been because of electrocution. Next question is यूरोपियन यूनियन has started an investment plan to counter चाइना का जो BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है with 300 बिलियन फंड। जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कल हमने इसके बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मणिपुर हैज द हाईएस्ट केसेस अंडर यूएपीए अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यस, दिस इज वेरी ट्रू। ओवरऑल यूपी के अंदर है सबसे ज्यादा, और अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो मणिपुर के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट केसेस हैं। ट्रॉइका इज अ ग्रुप ऑफ इंडोनेशिया, इटली एंड इंडिया फॉर्म फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जी नहीं, गलत स्टेटमेंट है, कल हमने इसके बारे में प्रॉपर्ली देखा था कि ट्राइका जो है इन तीनों के लिए नहीं है। ट्राइका जो है जो पिछला जो यानी कि जो पास्ट में जो था, जो प्रेजेंट है और जो अपकमिंग, ये तीनों G20 के जो हेड्स होते हैं, उन तीनों का ग्रुप होता है ट्रॉइका, और तीनों साथ में मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।